आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक नए चैप्टर को लेके स्टार्ट हो रहा है, जो है चैप्टर नंबर 3, ज्योग्राफी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मेरा एक फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के जोग्राफिया से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जगह हमें अता फरमाई है कि हम जितनी दुआ करें, जितना शुक्र करें, वो कम है। मेरे मालिक ने ऐसा मुल्क हमें अता किया है जिसकी जोग्राफिया पूरी दुनिया में अपनी एक ख़ास अहमियत रखती है। चाहे हम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इसके फीचर्स को देखें, हर लिहाज से अल्लाह ने इसे बेहतरीन नेमतों से नवाजा है। सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आपको इस नाम के मीनिंग्स के बारे में बताते हैं। ज्योग्राफी किसे कहते हैं? ज्योग्राफी दो अल्फाज को मिलाकर बनाया गया है, जियोग्राफी। जियो कहते हैं जमीन को और ग्राफी कहते हैं पिक्चर को। द पिक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अब हमने इस पिक्चर के बारे में जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की है उसके बारे में जानना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें हम सबसे पहले पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है। उसके बाद हम इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। तिबई खदोखाल, यानी अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, क्योंकि अल्लाह ने हमें पहाड़ों से भी नवाजा है, दरियाओं, समुंदर, ज़रखेज़ ज़मीन, रेगिस्तान, हर तरह की कुदरती नेमत से इन सब के साथ साथ नवाजा है। तो मेरे मालिक की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम इसे स्टार्ट करेंगे अपने जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन से। लेकिन उसके साथ साथ इस चैप्टर में हम इस मुल्क में होने वाले मौसमों की तब्दीली के बारे में भी पढ़ेंगे और आबो हवा की तब्दीली के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लिंक करने वाले ममालिक, उनसे हमें फ़वाइद और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में, बल्कि कुछ इस लास्ट टॉपिक का हिस्सा मैं आपसे स्टार्ट में भी शेयर करूँगी, हम मैप, रोड, ग्लोब्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपके सामने डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान की एक जर्नल इंट्रोडक्शन से। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी नेमत है जो सूरह रहमान की उस आयत को हकीकत कर रही है। वैसे तो वो हकीकत है कि फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि हम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। स्टूडेंट्स, ये वो नेमत है जो 100 साल की स्ट्रगल के बाद हमने हासिल की। चाहे मुजद्दिद अलिफ सानी हो या शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद ख़ान हो या सैयद अहमद शहीद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर, एक खूबसूरत पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, ये जो मुल्क है ये 93% इस मुल्क में मुस्लिम रहते हैं और 3% इस मुल्क में माइनॉरिटीज रहती हैं। ठीक है, 97% मुस्लिम आबादी के साथ पूरी दुनिया में ये अपनी अलग शनाख्त रखता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा आज़ाद मुल्क, जो मुसलमानों की मुस्लिम सल्तनत के नाम पे ही कायम दायम हुआ है। अच्छा, हमारे मुल्क की जो हमारे यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेशन आया है 2020 का, ये जनवरी और फरवरी के दरमियान जो है शाया होता है, और नॉर्मली इसकी कुछ रिपोर्ट्स दिसंबर तक तैयार होती हैं। तो दिसंबर 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ थी। यानी पाकिस्तान की आबादी के 22 करोड़ में से तकरीबन
20.5 करोड़ के करीब मुसलमान यहाँ रहते हैं। 21 करोड़ के करीब यहाँ मुसलमान रहते हैं। और भारत में 18.5 करोड़ 18.5 मुसलमान रहते हैं। भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है मुस्लिम आबादी के लिहाज से, मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिहाज से। तो मिला के सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हिंदुओं के मुकाबले में कम थी, इस वजह से वो माइनॉरिटीज में आ रहे थे। स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की कुल आबादी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 करोड़ के करीब है, तो भारत की कुल आबादी यूएन एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 1 अरब और 38 करोड़ 2019 दिसंबर के सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में भी मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो पूरा बरे सगीर है यही एक आइडियल लोकेशन पर था, लेकिन जो हिस्सा हमें मिला, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला हिस्सा था, वो एक बेहतरीन हिस्सा था, क्योंकि अल्लाह ने उसे बेहतरीन नेमतों से नवाजा। 97% मुसलमानों की आबादी के साथ ये दुनिया में एक बेहतरीन शनाख्त रखता है। तो अब हम जानेंगे इसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में कि किस जगह एग्जिस्ट करता है और इसकी जो है वो आबादी कितनी है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को समझने से पहले और ये किस पोल में है और इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, इसके बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा ग्लोब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि जब आपको ग्लोब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। वरना ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा देखते रहे हैं कि पाकिस्तान 23.5 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ में है, और इसके साथ साथ 66 डिग्री ईस्ट के साथ साथ 77 डिग्री ईस्ट में है। ये चीज़ जो है ये आप 9th 10th और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये इस चीज़ के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि ये नॉर्थ और ईस्ट का जिक्र क्या किया गया है, यानी ये क्या कैलकुलेशन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हम इस बोर्ड को रिमूव करेंगे और यहीं पे मैं मैप्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम ग्लोब को समझने किस तरह से समझते हैं, ताकि आपको आगे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। वैसे तो ग्लोब का सेक्शन जो है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं ग्लोब को जो है वो आपके सामने पहले जो है एक्सप्लेन करूंगी, ताकि बाकी का चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। तो हम इसे रिमूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये एक स्फेयर बनाया है। स्फेयर एक शेप होती है, ये राउंड नहीं होती, लेकिन इस स्फेयर शेप में अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया, बॉल शेप। अब इस बॉल शेप को हम समझते हैं कि ये दुनिया है। इस दुनिया को के बारे में जानने के लिए इसकी जो है डिवीजन की गई। जाहिर है हम हर चीज़ की डिवीजन करते हैं, फिर हम उसकी एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो इस स्फेयर को एक फर्जी खत यानी लाइन से कट कर दिया गया 2 हिस्सों में, यानी 2 हो गए हेमिस्फेयर्स, 2 कुतुब। अब आप देखें, एक बॉल है, एक स्फेयर है, उस स्फेयर को 2 हिस्सों में एक फर्जी लकीर से कट कर दिया गया है। ये जो फर्जी लकीर आपको ईस्ट से वेस्ट जाती हुई नजर आ रही है, ये है इक्वेटर, और इसके ऊपर का सारा हिस्सा कहलाएगा नॉर्थ पोल, और इसके नीचे का सारा हिस्सा जहां आपको एरो नजर आ रहा है, ये पूरा पार्ट कहलाएगा साउथ पोल, यानी नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल, कुतबे शुमाली और कुतबे जुनूबी। यहां तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम इस पूरे बॉल को हमने एक फर्जी लाइन से सेंटर से कट कर दिया। उस फर्जी लकीर को हमने कहा इक्वेटर। अब ये भी कहते हैं कि इक्वेटर के करीब जो ममालिक होते हैं वो गर्म तरीन ममालिक होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं है। इक्वेटर के करीब जो ममालिक होते हैं
उनमें जो रेगिस्तानी एरियाज होते हैं, डेजर्टेड प्लेन्स होते हैं, जहाँ बारिश नहीं होती, जहाँ हवाएं नहीं चलती, समुंदर से बहुत दूर होते हैं, ऐसे एरियाज ज़्यादा गर्म तरीन होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरियाज। तो एक हद तक बात सही है, लेकिन अगर उसे क्लियर किया जाए तो ये वो एरियाज हैं जो डेजर्टेड प्लेन्स हैं। अच्छा, मैं इस स्फेयर को 2 हिस्सों में तकसीम कर चुकी हूँ। एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ है और एक हिस्सा साउथ की तरफ है। तो ऊपर वाला पोर्शन पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, कुतबे शुमाली, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर, कुतबे जुनूबी। अब यहाँ तक आपका क्लियर है। बीच वाला तो ईस्ट टू वेस्ट जाने वाला एक फर्जी लकीर हमने खींची। अब एक 0 डिग्री पे हमने नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ भी लाइन 0 डिग्री पे खींची। इस 0 डिग्री की लाइन जो लंदन के मुकाम ग्रीनविच से गुजरती है, इसके ईस्टर्न साइड पे आपको एरो नजर आ रहा है, ईस्टर्न साइड पे, और इसके वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे जिस साइड पे मैं हूं, इन दोनों साइड पे इस 0 डिग्री के 180 लाइंस बनाई गई हैं। ये वो लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। 0 डिग्री पे एक लाइन बनाई, उस लाइन के वेस्टर्न साइड पे और ईस्टर्न साइड पे 180 लाइनें ऊपर से नीचे की जानिब आ रही हैं। इन्हें कहते हैं लॉन्ग लाइंस, यानी लॉन्गिट्यूड्स। तूल बल्द, तूल देना कहते हैं ना, लंबा करना, तूल बल्द। एक बॉल, एक सर्कल कितना एंगल क्या होता है उसका, 180 डिग्री या 360 डिग्री? 360 डिग्री। तो जब 180 को प्लस करेंगे तो 360 बन जाएगा एक सर्कल। तो इस तरह से ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, तूल बल्द है, ये एक सर्कल बनाती है। इसने पूरा एक सर्कल जनरेट कर दिया तो दुनिया बनी, और इसका एक लॉन्गिट्यूड्स का 360 का सर्कल बन गया। अब इसका हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है? बेसिकली हाफ ऑफ सर्कल वो लाइंस हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। ये इक्वेटर के नीचे की साइड पे, यानी जो सदर्न साइड है वहां 90 होती हैं, और नॉर्दर्न पोल में भी 90 होती हैं। तो टोटल 180 लाइंस होती हैं। स्टूडेंट, और आसान करने के लिए ये जो हमारे पास ग्लोब है, इसे पूरा अगर आप कैलकुलेट करें तो 360 है, और ये 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। और इसी तरह से 180 यानी हाफ ऑफ सर्कल जो है वो लेटीट्यूड्स है, यानी अर्ज बल्द। 360 लॉन्गिट्यूड्स, 180 लेटीट्यूड्स। अब ये लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स के जरिए आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपके मुल्क की या आप जिस जगह के बारे में भी जानना चाह रहे हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल से इसे क्लैरिफाई करूंगी। आप नोट करो, जो आज से काफ़ी पहले, वैसे आपको इसके बारे में शायद आइडिया भी ना हो, आप रिसर्च करें तो आप देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स को इसके बारे में पता होगा। जो बिल बोर्ड्स बनते थे या डिफरेंट बोर्ड्स बनते थे ना, वो चेक टेक्निक से बनते थे, ग्राफिंग टेक्निक से बनते थे। ग्राफ बनाया जाता था और ग्राफ के जरिए जो है एक छोटी सी तस्वीर को एक बहुत बड़े सिनेमा की तस्वीर में कन्वर्ट किया जाता था, डिट्टो कॉपी। तो इस तरह से ग्राफ के जरिए, ये बेसिकली वो ग्राफ है जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मुल्क एग्जिस्ट कहाँ करता है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप गौर से देखें तो हमारा मुल्क नॉर्दर्न पोल में है। नॉर्दर्न पोल में 23.5 से लेके 37 डिग्री तक है, यानी पाकिस्तान की शेप एग्जैक्ट सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है। और अगर हम इसकी ईस्टर्न साइड तक देखें ये कितना गया हुआ है, तो 66 डिग्री से 77 डिग्री तक ये गया हुआ है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान की जो शेप है ये पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की शेप है। तो ग्लोब में पाकिस्तान इस तरह से एग्जिस्ट करता है। इक्वेटर के करीब तरीन एरियाज हमारे सदर्न एरियाज हैं, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान
और लोअर पंजाब आ जाता है। लेकिन फिर वही बात कि इन एरियाज में भी जो डेजर्टेड प्लेन्स हैं वो ज़्यादा गर्म तरीन होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेन्स, यानी मैदान, दूसरे मैदान या पहाड़। और जो जितना ऊपर जाते जाएं उतना ही ठंडा होता जाता है क्योंकि वो इक्वेटर से दूरी पर होता है। अब आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज देख लें, मरी या यूबिया, नथिया गली या हिमालयाज वाली साइड पे, ये सारे ठंडे एरियाज हैं क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर है, दूर है। तो ये सारी चीजें जो हैं इससे आपको हमारी आइडिया हो गया होगा कि ग्लोब के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से चेक करते हैं कि हमारी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। अब हम आ जाते हैं दूसरे मैप की तरफ। अब इस मैप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, निहायत आइडियल लोकेशन, क्योंकि हमारे नॉर्थ में चाइना है, एक बहुत बड़ी पावर। हमारे ईस्ट में भारत है, जो हम भारत और हम एक साथ ही थे पहले, पर हम 1947 में आज़ाद हुए 14 अगस्त 1947 को, तब से एक बॉर्डर लाइन बन गई है जिसके मुताबिक एक बहुत बड़ा हमसाया मुल्क हमारे साथ है भारत। वेस्टर्न साइड पे, जिस साइड पे मैं हूँ, इस साइड पे है अफगानिस्तान और ईरान। अब इसे भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप थोड़ा सा जो है डायरेक्शंस को समझ लीजिए। डायरेक्शंस को समझने के लिए मैं यहाँ डायरेक्शंस ड्रॉ करूंगी और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम कंट्रीज को, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं या जो हमसे लिंक करते हैं, उन्हें हम जो है वो चेक करेंगे। तो अब मैं आपके सामने इसे ड्रॉ करती हूँ और फिर बताती हूँ कि किस तरह से है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये डायरेक्शंस जो है आपके लिए बनाई, ये प्लस साइन है। हम डायरेक्शंस किस तरह से मालूम करते हैं कि हमारी डायरेक्शन एग्जैक्ट है क्या, सिमत क्या है। तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि जिस रुख हम सजदा करते हैं, नमाज के लिए अल्लाह के आगे झुकते हैं नमाज पढ़ के, वो है वेस्ट। तो आप सिर्फ वेस्ट को देख लें। अगर आपको ये भी मुश्किल है क्योंकि हर कोई हमारे लेक्चर्स को सुन रहा है, तो जिस सिमत, जिस डायरेक्शन में सूरज गरूब होता है वो कहलाता है हमारा वेस्ट। अब यहां मैंने वेस्ट ये इस जगह पर शो किया है, ठीक है, एक प्लस साइन में, ये है आपका वेस्ट। उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है ईस्ट। जैसे ही आप वेस्ट और ईस्ट की तरफ खड़े हैं तो आपके बिल्कुल ऊपर है नॉर्थ और पांव की तरफ है साउथ। तो ये जनरल डायरेक्शंस है। उर्दू में भी इसे देख लेते हैं, यानी जहां हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं और जहां सूरज गुरूब होता है वो है मगरिब। और उसके बिल्कुल उसके मगरिब की साइड पे जब आप अपना फेस करेंगे तो उसके बैक पे है मशरिक, ऊपर शुमाल और नीचे जुनूब। तो ये डायरेक्शंस है। अब ये आप समझो पाकिस्तान की ये डायरेक्शन है। अब पाकिस्तान इस तरह से, और जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का एंगल इस तरह से है, यानी पाकिस्तान डायरेक्शन वाइज सीधा नहीं है, पाकिस्तान डायरेक्शन वाइज सीधा नहीं है, इस तरह की लोकेशन पर है। तो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज भी ऐसी इसी तरह से डिवाइड होंगे। जैसे जब हम बात करेंगे नॉर्थ की तो चाइना, ईस्ट की तो इंडिया। ये पूरा एरिया जो है ये इंडिया ने कवर किया हुआ है, ये सारा चाइना का एरिया कन्वर्टेड है। ये नॉर्थ टू वेस्ट अफगानिस्तान, अब आप इसे ये नहीं कहोगे कि वेस्ट में हमारे अफगानिस्तान है, आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। नॉर्थ वेस्ट में हमारे अफगानिस्तान है और साउथ वेस्ट में हमारा ईरान है, ठीक है। इसी साइड पर हमारे पास पर्शियन गल्फ भी आता है, ये अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इस साइड पे हमारे पास सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अब उर्दू में देख लेते हैं। शुमाल में हमारे पास चाइना है, जनूब में अरेबियन सी, मशरिक में इंडिया
शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान और जनूब मगरिब में ईरान और खलीज फारस भी है। तो इस तरह से पाकिस्तान एक आइडियल लोकेशन पर है, किसके अकॉर्डिंग? जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े आबादी के लिहाज से जो ममालिक हैं, इंडिया और चाइना, वो भी पाकिस्तान के ही हमसाए हैं। तो इस तरह से आपने इस सारी चीज को समझ लिया होगा। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस है। तो पाकिस्तान के इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं, तो मैं इसे रिमूव कर रही हूं और आपके साथ मैप शेयर कर रही हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैप में आप देख सकते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं चाइना से। चाइना हमारे नॉर्थ में है, यानी शुमाल में। चाइना एक बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ चाइना के रिलेशंस भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हर जगह लिखा आता है कि पाकिस्तान चाइना's फ्रेंडशिप लाइक अ स्वीटर देन हनी, शहद से भी ज़्यादा मीठी है, हायर देन माउंटेन्स, पहाड़ों से भी ऊंची है, डीपर देन सी ओशंस, समुद्रों से भी गहरी है, यानी इतनी बेहतरीन दोस्ती है। तो चाइना एक ऐसा मुल्क है जो हमें बहुत से मुश्किल हालात में सपोर्ट कर चुका है। हम इनके साथ प्रॉपरली एक बॉर्डर शेयर तो नहीं करते, क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, शुमाली हिस्सा है, ऊपर की जानिब आपको मैप में नजर आ रहा है, ये सारा मोस्टली पहाड़ों से ढका हुआ है, इनफैक्ट पहाड़ों से ढका हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ हमें ऐसे बॉर्डर की जो है ज़रूरत पेश नहीं आती। बॉर्डर की ज़रूरत हमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान से पेश आती है। तो ये बताता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। चाइना के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है। और सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने भी पाकिस्तानियों की कामयाबी की एक राह खोली है। तो स्टूडेंट्स, इन रिलेशंस के बारे में डिटेल से हम अपने लास्ट लेक्चर फॉरेन पॉलिसी में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ कि चाइना एक बेहतरीन हमसाया मुल्क है। फिर आ जाते हैं भारत पे। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। जब बेहतर होने लगते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं, और इसकी वजह वो 4 जंगें हैं, जिनमें से 2 बहुत बड़ी जंगें थी, 65 और 71 की। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा, मशरकी हिस्सा, पाकिस्तान से अलग हो गया, और वो भी भारत की मुदाखलत की वजह से। कश्मीर पर बेजा कब्जा किया हुआ है भारत ने, तो इसलिए कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। नॉर्थ से सदर्न साइड पे, यानी जनूब में पाकिस्तान के अरेबियन सी है। ये पूरा एरिया अरेबियन सी ने कवर किया हुआ है। इसके साथ जो हमारा पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ आप देख सकते हैं अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके साथ भी ऑन एंड ऑफ हमारे रिलेशन चलते रहते हैं। अफगानिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में ट्रेडिंग पाकिस्तान के रास्तों से ही होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए एक गुजरगाह है समुंदर तक रसाई का। ईरान, साउथ वेस्ट ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है, और ईरान का भी पाकिस्तान से एक बहुत ही बेहतरीन ताल्लुक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चारों ममालिक हैं, इन्होंने पाकिस्तान को ऑन एंड ऑफ जो है वो रखा हुआ है, टाइम दिया है, जिसमें से सबसे अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ हैं, और फिर बाद में, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान मुसलमान कंट्रीज है, लेकिन रिलेशन ऑन एंड ऑफ चलते हैं। ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी चला है, लेकिन ये भी डिटेलिंग हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं। वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी हैं वो बताएं, और पर्शियन गल्फ की कंट्रीज कौन सी है वो बताएं। तो पाकिस्तान एक गुजरगाह है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए भी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो एक वैसे तो आप बुक में देखें तो लिखा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में आबादी के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन जुग्राफियाई लिहाज से
पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है। तो बच्चों ये पाकिस्तान से जुग्राफियाई लिहाज से 6 गुना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन 4 हिस्से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है। यानी अगर पाकिस्तान 25% है एक ग्लास का, तो ये 100% है। इतना हम मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन आपने यही रखना है कि ये 6 गुना ज़्यादा है एरिया वाइज, क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया है वो है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन, और इनकी जो आबादी है यानी इनका जो एरिया है ये तकरीबन 19 लाख के लगभग है। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी ट्रेडिंग सारी जो है वो पाकिस्तान के रास्ते होती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ को लैंड लॉक कंट्रीज़ भी कहा जाता है। यानी इनका समुंदर से कोई रास्ता नहीं है, ट्रेडिंग के लिए समुंदर की ज़रूरत होती है, और इनका समुंदर से डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। यानी ये ऐसी लोकेशन पर है जहां इन्हें दूसरे रास्ते के ज़रिए ही समुंदर तक रसाई मिलती है। अब बीच में अफ़गानिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान से भी ये रास्ता ले सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की बिना पर, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अफ़गानिस्तान के रास्ते को नहीं इस्तेमाल करते, और पाकिस्तान के रास्ते के ज़रिए वो जो है ट्रेडिंग आगे तक लेके जाते हैं। इन ममालिक में जैसा कि आप देख सकते हैं कि किर्गिज़स्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है। ये तमाम के तमाम 5 ममालिक, जो 5 ममालिक आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपसे पेपर्स में पूछा जाता है कि वस्ती एशियाई ममालिक के नाम बताएं। तो वस्ती एशियाई ममालिक सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? ये 5 कंट्रीज हैं जो आबादी में कम और रुकबे में बहुत ज्यादा हैं। दूसरा आ जाता है पर्शियन गल्फ की कंट्रीज। खलीज फारस भी पाकिस्तान को लगता है। खलीज फारस एक ऐसा खलीज है जो मुख्तलिफ रियासतों को लिंक करता है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, ये तमाम जो है इनके बॉर्डर्स जो हैं, साहिली पट्टी, ये सब इनके अंडर आता है। ये इन्होंने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है इस जगह पर अपना जो है वो पहचान बनाई हुई है। और ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज इसलिए कहलाती हैं क्योंकि जितने भी इकोनॉमिकल मैटर्स हैं या फिर स्ट्रैटेजिक मैटर्स हैं या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो सब ये बाहमी इत्तफाक से डील करती हैं। इनमें आप देख सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हाईलाइटेड कंट्रीज़ हैं जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ हैं। तो इसके साथ ही पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक जो पोजीशन है वो आपके सामने क्लियर हो चुकी है बच्चों। मैं इस चीज़ को कल के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने फिर एक दफ़ा रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पर्शियन गल्फ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, इन्हें आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि बच्चे मिक्स कर देते हैं। जब पर्शियन गल्फ का पूछा जाता है तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बता रहे होते हैं, और जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का पूछा जाता है वो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ बता रहे होते हैं। एक बात याद रखो, एक का ताल्लुक पानी से है और एक का ताल्लुक पानी से बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से जो है ये आज का जो टॉपिक हमारा ये वाइंड अप होता है। आई होप आपको समझ आया हो। पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है अगर आप समझ के करेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको बहुत मसाइल होंगे। तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शंस को सही करें कि किस रुख सूरज गुरूब होता है, और उस डायरेक्शन के बाद एक ग्लोब डिज़ाइन करो। ग्लोब के अकॉर्डिंगली लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यानी तूल बल्द और अर्ज बल्द को जो है वो देखो। समझ नहीं आता तो लेक्चर को जो है वो रिवर्स करके चेक करो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।